क्लास यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करना चाहें तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि पिछले टर्म पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप किया था। दस रिलेशन इज मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, जहां से 1/z को मैं एलिमिनेट कर लेता हूं और 1/z को लिखता हूं z इनवर्स, और z इनवर्स को कहता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो आई थिंक पिछले टर्म के सारे नोट्स आपको अच्छे से पता होंगे और आपको डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने आपको बताया था, आर्गेंट प्लेन भी बताया था, और स्पेशली ये भी बात बताई थी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, और प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका रियल पार्ट 0 होता है। तो आई थिंक पिछले टर्म्स के नोट्स वगैरह सभी बच्चों के पास होंगे। और जाते जाते क्लास ओवर करते करते मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से अब हम लोग क्लास फाइनली जो आपका सेकेंड लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं आज आपको ये समझना होगा। तो दिस इज द हेडिंग, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो होता ही काफी आसान है, बस आप लोग कुछ जगह ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका है 7 - 24i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको ध्यान देना होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इसलिए हम इसके रिजल्ट को x प्लस आई वाई लेट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा अभी आपसे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसके रिजल्ट को आप क्या कर देंगे, इसके रिजल्ट को आप x प्लस आई वाई लेट कर लेंगे। अब आप x निकालेंगे, y निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब x और y निकालने में यहाँ पे थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, आप लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप यहाँ पे लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 - 24i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का स्क्वायर। ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अब स्क्वायरिंग करने के बाद जाहिर सी बात है आप इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे जो मैंने पिछले टर्म पे थ्योरी पढ़ाई थी। मैंने कहा था अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। अगर आप x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि आई स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो ये -y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab की जगह आ जाएगा 2yxy। तो आई थिंक ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, आरएचएस वाला। और अगर आप सभी लोग देख रहे होंगे ध्यान से तो ये इसका एक रियल पार्ट है और ये वाला इसका एक इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम इसको कहेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है पूरी तरीके से तो उनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने रियल पार्ट्स को आपस में इक्वल कर दिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आरएचएस में 2xy और वहां पे -24 है, दैट मीन्स आपका जो xy है वो -12 है। तो ये सेकेंड इक्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप जब भी अपने आंसर्स निकालेंगे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, चाहे वो जिस भी मेथड से सॉल्व करें, आपको ध्यान देना होगा x और y के आप वही पेयर लेंगे जिनका प्रोडक्ट कैसा हो, नेगेटिव हो। मतलब अगर आप x4 ले रहे हैं तो y -3 लीजिएगा, या y3 ले रहे हैं तो x -4 लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चे आंसर्स तो निकालते हैं इसमें, लेकिन आंसर्स की संख्या ज्यादा होने पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से x के साथ कौन सा y लेना है, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां से जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे तो स्क्वायर है, वहां से जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता। जस्टिफिकेशन करने के लिए आपको दूसरी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, दैट इज xy इज इक्वल टू -12, और यही इक्वेशन आपको बताएगी कि x और y दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आई थिंक ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी और क्लियर कट कानों तक पहुंच गई होगी। अब बच्चों इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी आप लोग काफी खटपट करते हैं, ये सॉल्व नहीं हो पाती है आपसे। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, अगर आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन है तो आप क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं निकाल सकते?
क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी है ना, तो अगर सम ऑफ रूट्स को क्या आप डिफरेंस ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। तो आप लिखेंगे कि सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता पड़ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर आपको भरोसा ना हो तो आप RHS को उसको सॉल्व कर लीजिए, LHS बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपको इस तरह की इक्वेशन यूज करनी होगी ताकि आप अपना आंसर सही, एक्यूरेट और जल्दी निकाल पाए। बात है जल्दी की, ऐसा थोड़ी नहीं पूरा दिन ही एक क्वेश्चन करते रहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की देखो वैल्यू हमको पता है कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। और अगर आपके पास 2xy माइनस 24 है, तो अगर इस इक्वेशन में आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो आपके पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी आपके पास 24 का स्क्वायर आ जाएगा, जो सभी बच्चे जानते हैं 576 होता है। तो क्लियर कट है बच्चों कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आया है, 625, ये आया ना। अब बच्चों यहां पे फिर कंफ्यूजन आप क्रिएट करते हैं, आप यहां पे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। अब बच्चों आप ये बताओ, मैं आपको उतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, मैंने तो आपको बताया ही है कि दो स्क्वायर्स का सम जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 हो सकती है जब वो दोनों 0। तो क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि आप यहां पर क्या लेंगे, आप सिर्फ लेंगे प्लस 25, माइनस 25 नहीं लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप दोनों वैल्यूज लेके करने लगेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, अगर इनको आप ध्यान से देखें, क्या आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक इक्वेशन आपकी ये है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये है, ये देखिए। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले दोनों को आप ऐड करेंगे, तो यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ठीक है, क्या आया 32, ओके, तो 32 आ गया। तो दैट मींस एक्स स्क्वायर यहां से आया 16, यानी 16, ठीक है 16 आ गया, यानी x की वैल्यू आप क्या लेंगे, प्लस माइनस 4, ये x की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से आप इक्वेशन 1 में आप चाहे x प्लस 4 डालिए, चाहे x माइनस 4 डालिए, चाहे जैसे भी करिए, आपके पास y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। दैट मींस y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3 आ गई। अब देखो आपने दो इक्वेशंस की हेल्प से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाला, फिर आपने एक्स वाई निकाला। अब आप यहीं पे कंफ्यूज होते हो कि इसका आंसर कैसे लिखा जाए, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि भैया एक्स वाई का आप जो भी पेयर लेंगे उस पेयर में ये जरूर आपको ध्यान देना होगा कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन से तो आप जस्टिफाई कर नहीं सकते इक्वेशन नंबर 1 से, इसलिए आपको जस्टिफाई करने के लिए इक्वेशन 2 ही यूज करनी पड़ती है, इस क्वेश्चन में नहीं, हर आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो आप क्या लेंगे, कहेंगे सर हमारा जो आंसर है, अगर हम सर x4 लेंगे तो y माइनस 3 लेंगे, और अगर x माइनस 4 लेंगे तो y3 लेंगे। तो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, आप कहोगे सर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था, जो क्या था, जो था x प्लस आई वाई। तो सर एक तो आंसर ये हो सकता है और एक आंसर ये हो सकता है, तो ये दोनों ही आपके फाइनल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके फाइनल आंसर हो सकते हैं। ओके, अगर किसी बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन की है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बच्चा मैसेज कर रहे हैं। अभी मैं ऐसा जस्ट आपको दूसरा क्वेश्चन आपको फिर से बता रहा हूं, आप उसमें समझ लीजिएगा। अभी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है, लेट ज्वाइन किया है, तो आप घबराइए नहीं, ऐसा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन फिर से करा रहा हूं और सारे कंसेप्ट फिर से वापस रिपीट करूंगा। ठीक है, और जिसको समझ में आ गया हो वो भैया मेरे से पहले आंसर निकाल के अपना रख लेगा और फिर आंसर आखिरी में मैच करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये स्क्रीन मैंने स्क्रॉल कर दी है बार बार, आपको ये क्वेश्चन तो जो लोग सही समय पे आ गए होंगे तो उनको क्लियर हो गया होगा, उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी।
तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं क्लास को और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आपको ध्यान देना होगा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको याद रखना होगा इसका कंसेप्ट क्या है, बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट आपको अगेन बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 12i। तो जितने भी बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो भैया मैं दोबारा बता रहा हूं, आप दोबारा समझ लो। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 12i, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, ठीक। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होगा, ठीक है। अब आप बेटा इस क्वेश्चन को अपने आप से करना चालू कर दो। कैसे बताया था, आप बताया था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एल्गोरिथम आपको क्लियर है तो आप करते चले जाओगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, 5 + 12i = x + iy का होल स्क्वायर। मे भी आपको हमें लगता है होल स्क्वायर खोलने में प्रॉब्लम ना आ रही हो, होल स्क्वायर खोलने में हमें लगता है प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई बात नहीं, देखो मैं खोल देता हूं। a² + b² + 2ab। अब देखो अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 + 12i बच्चों i² मैंने पिछले टर्न पे सिखाया है -1 होता है। दिस इज डिफाइनिंग रिलेशनशिप i² = -1। आप इसको याद रखिए, भूलिए नहीं। अब बच्चों ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट रियल के साथ इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ इक्वल हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर x² - y² क्या आया, 5 आया है, और 2xy जो i के साथ है, यहाँ पे i के साथ 12 है। दैट मीन्स आपके पास जो xy आया है कितना आया है, xy आपका 6 आ गया है। ध्यान से देखिए 2xy अगर 12 है तो xy 6 ही तो होगा। तो बच्चों ये आपकी बन गई इक्वेशन 1 और ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, किसी बच्चे ने आंसर निकाल लिया, बेटा मैच कर लेना अभी थोड़ी देर में। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये आपके पास दो इक्वेशन है। बच्चों अभी आपको ध्यान देना होगा कि x और y इनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, आपकी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जिस बच्चे ने भी अभी आंसर निकाला हो वो जरा इसको देख ले, उसमें x और y के आप जो भी पेयर लीजिएगा उसमें x और y के प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। और वो पॉजिटिव कब हो सकता है, जब x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, जब x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, इस तरह से, ठीक है ना। ओके, अब आप इसको समझ गए होंगे, करना चालू करिए भाई। अगर आपके पास x² - y² पता है तो क्या आप x² + y² नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, आप तो हमसे पहले कर सकते हैं। ये देखिए अभी तो मैंने पीछे आपको कंसेप्ट बताया नहीं है कि अगर डिफरेंस पता है तो आप सम को भी एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस एंड प्रोडक्ट्स। अब आप क्या करिए, यहाँ पे वैल्यूज धीरे धीरे पुट करिए, ठीक, वैल्यूज पुट करिए आप आराम से। तो क्या आएगा, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, और अगर 2xy 12 है तो 4x² y² कितना होगा, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144, दिस बिकम्स 169। अगेन बच्चों यहां से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आप प्लस माइनस मत लिखिएगा, आप सिर्फ प्लस लिखिएगा 30। ये बन गई आपकी इक्वेशन 3। अब बच्चों आपके पास इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 1 है, आप इसको खुशी खुशी सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x² जो आएगा वो 9 आएगा, y² आपका 4 आएगा। आप चेक कर लो, शायद यही आ रहा, आप अपनी कॉपी में चेक कर लो। x² 9 आएगा, y² 4 आएगा। आप करके चेक कर लो, गलत आ रहा है तो मेरे को बता दो, हो सकता है मैंने गलत किया। तो x की वैल्यू यहां से आ गई +-3, y की वैल्यू आ गई यहां से +-2। अब आपका आंसर क्या होगा, आप कहोगे सर अगर आंसर लेना हो तो या तो हम -3 - 2 लेंगे क्योंकि x और y दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो 3 और 2 लेंगे। यानी आपको फाइनली लिखना क्या है कि 5 + 12i का जो स्क्वायर रूट है वो -3 - 2i होगा या 3 + 2i होगा। बोलो भाई, सभी बच्चों को समझ में आ गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने का क्या मेथड होता है। मैंने आंसर निकाल दिया है, स्क्रीन भी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप चेक कर लो। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा कंसेप्ट यही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब आप देख लो एक मिनट, अभी भी ना पता हो भैया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इफ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, Z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई। ध्यान से देखिए, Z1 है आपका 2 माइनस आई और Z2 है आपका माइनस 2 प्लस आई। ठीक है, आपको बच्चों ये निकालना है ReZ1 Z2 अपॉन Z1 बार, ये निकालना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट आपको निकालना है IM1 अपॉन Z1 Z1 बार। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, ये आपको करना है। अब आप, हम भैया इस क्वेश्चन को इस तरह से कर रहे हैं जैसे एकदम छोटे बच्चे करते हैं, तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए। आप ये मत कहना कि फिर बार बार समझ में नहीं आ रहा है। देखो भैया, मैंने आपको क्या किया, आरी का मतलब मैंने पिछले टाइम पे आपको सिखाया था कि रियल पार्ट होता है। आईएम का मतलब भी मैंने पिछले टाइम का मतलब बताया था, इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास आंसर देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एवेल्युएट करिए। सबसे पहले आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एवेल्युएट करिए और इसका रियल पार्ट बताइए। बस आपको इतना सा काम करना है। तो अगर आप एवेल्युएट करिए, Z1 की एक जगह ये है, Z2 की जगह ये है, अपॉन Z1 बार। Z1 बार का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले टर्म पे बताया था कि बार का मतलब ये होता है कि जहां जहां आई हो उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो। तो Z1 है 2 माइनस आई, तो Z1 बार क्या होगा, वो हो जाएगा 2 प्लस आई। बोलो समझ में आया? अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अब बच्चों, आपको उसमें प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई करने में भी, तो हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखो 2 2 जा 4 प्लस 2i माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 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 प्लस माइनस आई स्क्वायर। देखो भाई, अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, हमने एक एक स्टेप लिख रहे हैं, हम तो कोई भी स्टेप नहीं मिस कर रहे हैं। बच्चों देखो, आई स्क्वायर जो होता है ना, उसकी जगह -1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -4। और आई स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करोगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, देखो आई स्क्वायर की जगह -1 पुट करो तो बाहर माइनस लगा है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई। तो बच्चों ये कितना आया, ये आया -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई। ठीक है, ये आ गया बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप क्या इसका रियल पार्ट नहीं निकाल सकते? मैंने आपको पिछले टर्म पे सिखाया था कि इसको कंपेयर करते हैं a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ऐसे बताया था पिछले टर्म पे। तो मैंने रिजल्ट आपको कहा था ना, याद करो कैसे लिखते हैं रिजल्ट, ए सी प्लस बी डी। चलिए ए सी प्लस बी डी यानी कि कितना है, 4 × 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स। अब बच्चों यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ रियल पार्ट की जरूरत है, तो मैंने तो रियल तो लिख ही लिया है, लेकिन आपको फॉर्मूला रिवाइज कराना है तो मैं पूरा लिखवा देता हूँ। प्लस बी सी माइनस ए डी, तो ए इंटू डी करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो बच्चों, मैंने इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। -6 प्लस 4 कितना हुआ, -2 अपॉन 5 प्लस आई टाइम्स 11 अपॉन 5। तो देखो बच्चों, मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया ना, लेकिन मेरे को पता है आंसर क्या चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मेरे को इसका सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, वही आंसर है आपका। तो इसका रियल पार्ट कितना है, -2/5। दिस इज द आंसर। देखो भाई, किसी को अगर समझ में ना आया तो दोबारा बता दे, मैंने एक एक स्टेप लिख दिया है, कोई भी मिस नहीं किया। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं, आप सही ढंग से बस करो, मतलब बहुत सारा मत पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन सही से पढ़ लो। ठीक है, समझ में आ गया? अब बच्चों आगे बढ़े। अब देखो क्या निकालना है, आईएम के अंदर क्या लिखा है, Z1 Z1 बार, ठीक है ना, सॉरी Z1 Z1 बार। चलो निकालता हूं उसको।
तो बच्चों IM के अंदर लिखा हुआ है 1/Z1 बार, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों ये निकालें कैसे? सबसे पहले तुम कॉम्प्लेक्स नंबर इसको इवेल्युएट करो, Z1 बार। वेट करो, भी सही कर रहे हैं, वेट करो। हाँ हाँ सही कर रहे हैं बेटा, सही कर रहे हैं। तो सारे बच्चे एक बार चेक कर लें इनको क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन चेक कर लें उनको क्लियर है कि नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर। ओके मैं दोबारा बता देता हूँ, लेट्स स्टार्ट अगेन। देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या निकाल के बताया कि 1/Z1 बार, ये क्या होता है? मॉड Z1 स्क्वायर होता है, और मॉड Z1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है ना। तो 1/Z1 बार किसके बराबर आया है? 1/5 + 0i। अब उसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो मैंने 0i लिख दिया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है कोई। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इफ Z1 इज इक्वल टू, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। अरे यार, एक 2-3 बच्चे अभी भी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। मेरी तो आवाज आ ही रही है, मैं इसमें देख रहा हूं। चलिए ठीक है, Z1 आ रहा है 2 - i, Z2 आ रहा है 1 + i, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको फाइंड करना है
z1 प्लस z2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय z1 माइनस z2 प्लस i, ये आपको फाइंड, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे जरा समझिए। सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है, जो आपको फाइंड करना है वो है z1 प्लस z2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस i। तो आप क्या करिए, पहले आप इवेल्युएट करिए सारे टर्म्स को। पहले आप z1 प्लस z2 प्लस 1 निकालिए, क्या आ रहा है ये आ रहा 2 माइनस i प्लस 1 प्लस i प्लस 1, ये आ रहा। तो ये कितना हुआ, i से i कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 हो गया 4। अब आपको क्या चाहिए, z1 माइनस z2 प्लस i, तो ये हो गया z1 माइनस z2 प्लस i। देखिए z1 माइनस z2 प्लस i। अब आप ध्यान से देखिए क्या बना, एक i से एक i कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस i। यानी कि आपको इवेल्युएट करना था z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस i, ये इवेल्युएट करना है। ऊपर वाले की वैल्यू क्या है, 4 है, नीचे वाले की वैल्यू क्या है, 1 माइनस i है। और बच्चों मैंने पिछले टर्म पे आपको सिखाया था कि कभी भी मॉड के अंदर z1 अपॉन z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डिवीजन होता है तो आप उनका मॉड इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस i। 4 का मॉडुलस तो 4 ही होगा और 1 माइनस i का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर आ भी गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, टफ ना बनाइए। अब मैं जो आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते कि लिखा क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्कूल्स के एग्जाम्स में भी 100% होगा और ऐसा मिलते जुलते क्वेश्चन से जेईई मेंस तक में क्वेश्चन बना लिया जाता है। तो पहले आप ये वाला देख लीजिए, हम आगे करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे करने जा रहे हैं, स्टार्ट। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, इफ z1 and z2 are different complex numbers, if z1 and z2 are different complex numbers such that mod of z2 equal to 1, find mod के अंदर है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का बार बीटा। ये आपको एवेल्युएट करना है, ठीक है, ये आपको एवेल्युएट करना है। और ऐसा सेम क्वेश्चन हम आपको जेईई एडवांस में भी दिखा सकते हैं। चलिए बात की बात है, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करें। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पेपर में ये प्रॉपर्टी ना यूज हुई हो। ये मैंने आपको पिछले टाइम पे प्रूफ करवाई थी कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू z बार, बताई थी पिछले टाइम पे, प्रूफ कराई थी। अब आप इस प्रॉपर्टी को यूज करिए यहाँ पे, तभी आप इसको कर पाएंगे क्वेश्चन को, अन्यथा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अब आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाइए, लेकिन बिल्कुल बिना घबराए धीरे धीरे आप स्टेप्स लिखिए, आपको सारा क्लियर होगा। ये देखिए, अगर हम इसके मॉडुलस का स्क्वायर कंसिडर करें तो वो किसके इक्वल होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बार के। अब देखो बच्चों, यहां पे हम आपको बार लगाना सिखाएंगे कि बार कैसे लगाया जाता है। इधर ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए बच्चों, उधर ध्यान दीजिए। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। मैंने इस प्रॉपर्टी को यहां पर यूज किया है, आप ध्यान दीजिए, मैंने इस प्रॉपर्टी को यहां पे यूज किया है, ठीक है। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़े।
अब आपको यहां पर कुछ बातें सीखने के लिए मिलेंगी जिसके लिए मैंने क्वेश्चन उठाया है। देखिए बच्चों, ये हो गया आपका बीटा माइनस अल्फा। ओके, तो यहां पे बच्चों थोड़ा सा करेक्शन था, करेक्शन हमने ध्यान ही नहीं दिया है। वेट करो, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। 1 मिनट वेट करो बच्चों, सब लोग 1 मिनट इधर ध्यान देना। थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे आपको। बीटा की जगह यहाँ पर Z2 कर लो, अल्फा की जगह Z1 कर लो। सभी बच्चे यहाँ पर बीटा की जगह Z2 कर लें, अल्फा की जगह Z1 कर लें। बस इतना काम करना है। तो मैं दोबारा इसको रीअरेंज करके लिख देता हूं, क्योंकि अल्फा और बीटा के टर्म्स में आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने की आदत है। किस टर्म्स में? कॉम्प्लेक्स नंबर आपको Z के टर्म्स में देखने की आदत है। तो अल्फा बीटा के टर्म्स में आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको अल्फा बीटा हटा के Z के टर्म्स में लिख दे रहा हूं, बस इतना चेंज है। दिस इज Z2 माइनस Z1 अपॉन 1 माइनस Z1 बार Z2, बस इतना करना है। मतलब बीटा की जगह Z2 डाल दो और अल्फा की जगह Z1 डाला है, और कुछ काम नहीं किया, पूरा वही सेम क्वेश्चन है। क्योंकि हम इस वे में आपको कराना चाहते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। मैंने अल्फा बीटा यहाँ पे इसलिए हटा दिए क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, इसलिए अल्फा बीटा में भी आपको कम क्लियर हो, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा को हटाया है। अभी मैं Z के टर्म्स में क्वेश्चन कर रहा हूं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मॉडुलस का Z का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? Z इंटू Z बार के इक्वल होता है। और अभी बिल्कुल उतना ही काम किया जितना मैंने अभी आपको पहले बताया था। चलिए, तो मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर Z इंटू Z बार। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग। Z2 माइनस Z1 अपॉन 1 माइनस Z1 बार Z2। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जब इस तरह से बार लगाओ पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो ये बार क्या होता है? ये स्प्लिट हो जाता है इंडिविजुअल। ये बार क्या होता है? ये इंडिविजुअल स्प्लिट हो जाता है। कैसे स्प्लिट होगा? ये Z2 पे बार आ जाएगा, फिर ये Z1 पे बार आ जाएगा। 1 का बार, 1 एक रियल नंबर है, रियल नंबर के बार लेने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 का 1 ही रहता है। फिर बार का अगर हम बार लेते हैं, जैसे Z1 पे बार है, अगर हम उसका दोबारा बार लेंगे तो उसका बार हट जाएगा, Z2 पे बार आ जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी होगी कि अगर किसी भी ब्रैकेट में पूरे नंबर पे बार आ जाए तो आप उस बार को ऊपर और नीचे अलग अलग स्प्लिट करके लगा देंगे, और रियल नंबर पे बार लगाने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन 1 माइनस Z1, यहां तक आप लिख लीजिए। अब आप इसको ओपन करिए जरा, मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। देखो, मैं कोई भी स्टेप नहीं मिस कर रहा हूं आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग समझ कम पा रहे हो, तो मैं सारे स्टेप लिख रहा हूं। ये देखिए, मैंने सिर्फ अभी मल्टीप्लाई किया है, कोई भी शॉर्टकट नहीं यूज किया। 1 माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z1 बार Z2 Z2 बार। देखिए, यहां तक सारे स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। अगेन, जो मेरे को इवैल्यूएट करना है वो हमारे साथ अभी भी चल रहा है, LHS है जो मेरे को इवैल्यूएट करना है। ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों ये देखिए क्या बन गया, इसको आप लिख सकते हैं मॉड Z2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। ये हो गया Z2 Z1 बार, ये क्या हो गया Z1 Z2 बार, ये क्या हो गया आखिरी में क्या है? प्लस का Z1 Z1 बार है, आखिरी में प्लस का Z1 Z1 बार है, तो ये हो जाएगा प्लस का Z1 बार का। ध्यान से देखिए, सभी लोग को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। मॉड Z का स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z बार, उस प्रॉपर्टी को हमने फिर से यूज किया। Z2 इंटू Z2 बार को लिख दिया मॉड Z2 का स्क्वायर, Z1 इंटू Z1 बार को लिख दिया मॉड Z1 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखो, 1 माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 माइनस, इसको लिख सकते हैं मॉड Z1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मॉड Z2 का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो बच्चों क्वेश्चन में ध्यान से दिया क्या है, एक बार क्वेश्चन जरा स्क्रॉल करके ऊपर जाओ, देखो क्या दिया है आपको, दिया है मॉड Z2 बराबर 1 है। ध्यान से देखिए आपको पास गिवन है कि मॉड Z2 आपका 1 है, गिवन है ना, तो मॉड Z2 का भी स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो आप इसको यहाँ पे 1 से रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस करिए 1 से। तो जैसे ही 1 से आप रिप्लेस करेंगे आपको क्वेश्चन चमकने लगेगा पूरी तरीके से। आखिरी में माइनस माइनस यहाँ पे प्लस था, देखिए हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मॉड Z1 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए हर बच्चा यहाँ पे, कोई बच्चा अगर कॉपी में कर रहा होगा हमारे साथ तो उसको स्टेप्स क्लियर हो रहे होंगे पूरे। Z1 बार Z2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये पूरे टर्म कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, ये सिर्फ आ रहा है 1, कैंसिल हो गया पूरा पूरा, चेक कर लो आप। यानी कि आपको इवैल्यूएट क्या करना था, आपको इवैल्यूएट ये करना था, तो ये क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही आएगा, -1 थोड़ा ना लेंगे क्योंकि मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको जो इवैल्यूएट करना था वो आंसर आपका आ चुका है। तो आई थिंक सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, किसी को ना क्लियर हो तो बताएं। तो ये आपका क्वेश्चन था, और जब आप ये क्वेश्चन अपनी बुक्स में देखेंगे तो ये बहुत एक कंफ्यूजन वे से लिखा हुआ है, पूरी बुक में अल्फा बीटा उन्होंने चलाया है, तो अल्फा बीटा से ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो ये तो समझते हैं कि मॉड जेड का स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार, लेकिन अगर उनके सामने मॉड अल्फा का स्क्वायर आएगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने अल्फा बीटा सारा एलिमिनेट करके हटा दिया और क्वेश्चन को बिल्कुल उस भाषा में लिखा है जिससे आप उस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी समझ पाए। तो क्वेश्चन मैंने उस लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी समझ पाए। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप एक बार भले करके चेक कर लो। तो अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा हमने नहीं कहा है मॉड Z2 का 1, ये गिवन है बेटा, दिस इज गिवन। आपका जो भी नाम है मैं पढ़ नहीं पाया, दिस इज गिवन कि मॉड Z2 इज इक्वल टू 1, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है। आप चेक कर लो, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पहले पैकेज में दिए भी हुए थे क्वेश्चंस उस तरह के, लेकिन वहां पे आप लोग को नहीं कराए गए थे, आज आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, इफ 1 प्लस आई 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i डॉट 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 1 प्लस ni इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ध्यान से देखिए आपके पास एक रिलेशन दिया है कि इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो x प्लस आई वाई के इक्वल है। आपको करना है शो दैट 2 इंटू 5 इंटू 10 डॉट 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 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ना पढ़े हुए होते तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद डिफिकल्ट होता, लेकिन अभी आज की स्टेज में आपके लिए ये आसान। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास जो रिलेशन गिवन है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे, दिस इज 1 प्लस आई 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i, ये जो रिलेशन है पहले आप उसको लिखिए। रिलेशन लिखने के बाद आप दोनों तरफ मॉडुलस ले लीजिए, दोनों तरफ मॉडुलस लीजिए, पहले मॉडुलस लीजिए
ये देखो मैं मॉडुलस ले रहा हूं, ये देखो मॉडुलस, दोनों तरफ मैंने मॉडुलस ले लिया। और आप कहोगे सर आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn हो और उस पर मॉडुलस लगाओ तो ये ब्रेक हो जाता है mod Z1 mod Z2 डॉट 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 mod Zn। ये प्रॉपर्टी मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बताई थी, ये n के लिए भी ट्रू हो सकती है, 3 के लिए भी ट्रू हो सकती है, ध्यान से देखिए, n के लिए भी ट्रू हो सकती है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। तो यहाँ n कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया। तो जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा तो आपको अगला स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और अगले स्टेप में आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई का मॉड, 1 प्लस 2i का मॉड, 1 प्लस 3i का मॉड डॉट 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 1 प्लस ni का मॉड इज इक्वल टू x प्लस iy का मॉड। ठीक है, अब बच्चों 1 प्लस आई का मॉड क्या होगा, बताइए क्या होगा? वो होगा अंडर रूट 2, ये होगा अंडर रूट कितना आएगा 5, ये आएगा अंडर रूट 10, ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। एक भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप जानते हैं ना, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो जो आपको प्रूफ करना था वो खुशी खुशी आपके पास चला आ जाएगा, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। चेक करिए समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह का क्वेश्चन आपके कहीं पैकेज में दिया भी है, किसी में क्वाड्रेटिक वगैरह में कहीं दिया हुआ है, तब आपने किया नहीं था। आज आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से कितनी जल्दी हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं करा तो बहुत धीरे धीरे रहा हूं, लेकिन अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को बताना भाई। ठीक है बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फाइंड फाइंड okay, start. Find real values of x and y for which the complex numbers, find real values of x and y for which the complex numbers minus 3 plus I times x square y and x square plus y plus 4i are conjugate of each other। तो बच्चों ये आपकी स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप ध्यान से देख लीजिए अब इसको। Find real values x and y for which the complex number minus 3 plus I times x square y and x square plus y plus 4i are conjugate of each other। तो बच्चों मैंने conjugate का फंडा आपको पिछले टर्म पे सिखाया था, अगर आपको याद हो, कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, उसमें i को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या गिवन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के कॉन्जुगेट के बराबर है। तो जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किसके बराबर है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर। कॉन्जुगेट का मतलब उस पे क्या लेते हैं, बार लेते हैं। और बार का मतलब मैंने क्या बताया, बार का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जहां पर आई है वो माइनस आई से रिप्लेस हो जाएगा, बस इतना ही काम करना होता है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
अब आप आगे क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर आगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हैं, और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हैं तो उनका रियल पार्ट भी इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा, उससे हम सॉल्व कर देंगे। तो सर ये उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट मैं अलग अलग डिफाइन कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देख लो एक बार। ये देखिए, तो आप क्या कहोगे? सर जो रियल पार्ट है उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, इसका -3 है, तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई को -3 के इक्वल करोगे, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और एक्स स्क्वायर वाई वो वहां का इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ -4 है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आपका काम खत्म हो गया है, आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी सॉल्व कर पाओ। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। क्या देखिए गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू है -4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। ये बन गया एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो पहला वाला फैक्टर तो कभी 0 नहीं हो सकता, है ना? पहला वाला फैक्टर कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी +1, यानी कि एक्स की वैल्यू ±1 आएगी। एक्स की वैल्यू यूज करेंगे तो y आ जाएगा, और x और y आप ऐसे निकालिएगा कि वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। y आपका -4 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन हो गया, आप लोग चेक कर लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लें। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोग को ही निकालना होगा, मैं वेट करूंगा। क्वेश्चन इजी है काफी, आप कर सकते हो। टफ बनाओगे तो फिर टफ ही लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रियल numbers x and y if x minus iy times 3 plus 5y is conjugate of -6 -24। तो सभी बच्चों को उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, मैं वेट कर रहा हूं सबसे पहले कौन आंसर निकाल के देता है। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दूसरे के कॉन्जुगेट के बराबर है, बस इतना यूज करना है। एक्स वाई निकाल के मेरे को आंसर बताइए। अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता हूं। ये देखिए बिल्कुल सेम कंसेप्ट, ये किसके इक्वल है? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। ये हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर। ठीक है, ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर है, तो कॉन्जुगेट मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, सॉल्व करिए। चेक करिए।
तो आई थिंक सबका आ गया होगा। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है? सर एक दो वैसे ही और क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ बेटा थोड़ा करा और देंगे। ट्रिकी। हाँ कराएंगे। तो हम लोग करने जा रहे हैं भी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जरा इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं इसके। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे जितने भी आएंगे। बच्चों जैसे ये बताइए कि आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी तो उसमें आपको बताया गया होगा कि a cos x प्लस b sin x जैसा अगर कोई एक्सप्रेशन होता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको बताया गया था। वैसे ही बच्चों अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, किसी भी फॉर्म में आप लिखते हैं तो आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अभी तो मैं प्रूविंग करा रहा हूं आपको, प्रूविंग नहीं भी समझ में आए तो चलेगा। तो दिस इज एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ए बी सी ये 90 डिग्री, इसको मानते हैं x, ये है y, ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दिस इज थीटा। यानी बन गया z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, क्या है ये है आपका cos थीटा और आगे वाला है आपका sin थीटा, cos थीटा प्लस आई sin। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स cos थीटा प्लस आई sin थीटा। क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग मॉडुलस ऑफ z भी कहते हैं। और बच्चों ये जो थीटा है ना, इस थीटा की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। इस थीटा को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी एंगल्स हैं, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में जितने भी आपको एंगल्स नजर आएंगे उनका नाम ही आर्ग्यूमेंट होता है। लेकिन हम इस आर्ग्यूमेंट को कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इस थीटा की प्रॉपर्टी ये होती है, ये जो थीटा होता है ये माइनस पाई से पाई के बीच में ही होना चाहिए, तभी आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सही माना जाएगा। ठीक है, तो पहले अभी हमने जितनी बातें बताई हैं पहले तो वो समझो या उसको बॉक्स में डाल दो कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है। इस तरीके से आप इसको डाल दो, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स cos थीटा प्लस आई sin थीटा, जहां पे थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट और इस आर्ग्यूमेंट को हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ये एंगल रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है। अब इस थीटा को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, वैसे तो जनरल थीटा जो होता है हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स मॉड y बाय x, लेकिन इस थीटा को हर क्वाड्रेंट में माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना के रखी गई है। वो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी होगी जिससे आपके हर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकल आएंगे। स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा जैसा कि आप बनाते हैं।
ये आपने क्वाड्रेंट बना लिया, और क्वाड्रेंट बना करके आपको कुछ बातें इस क्वाड्रेंट के अंदर याद रखनी होगी, ठीक है। अब किस तरह से होती हैं वो आप समझिएगा। यदि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिया हुआ है z x प्लस आई वाई, जिसमें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, वो होगा tan इनवर्स mod y बाय x, ये होगा। और यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह का है जिसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो वहां पे आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी जो एंगल थीटा होगा वो आप लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स mod y बाय x। ऐसा आप कर क्यों रहे? क्योंकि आपको हर बार आर्ग्यूमेंट को लाई कराना होता है माइनस पाई से पाई के बीच में। अब इस रीजन में लाई कराने के लिए बार बार आपको कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंगल्स में, तभी आप इस रीजन में जा पाएंगे। तो आपको ये काम बार बार ना करना पड़े, इसके लिए ट्रिक बनाई गई है। आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी क्वाड्रेंट का आप आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप यूज करेंगे tan इनवर्स mod y by x, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप यूज करेंगे पाई माइनस tan इनवर्स mod y by x, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो आप यूज करेंगे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स mod y by x, और यदि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यूज करेंगे माइनस tan इनवर्स mod y by x। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे के मन में डाउट आया कि मान लीजिए वो क्वाड्रेंट में है ही नहीं, सीधा सीधा एक्सिस पे है, मान लो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है कोई, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 0 डिग्री होगा। नेगेटिव रियल एक्सिस पे तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 होगा, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे तो उसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 2 होगा। तो आपको ये क्वाड्रेंट याद रखना है, जिसकी वजह से पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आप एक झटके में कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं, एग्जाम में करने कैसे होंगे, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। जैसे आपने एक क्वेश्चन ले लिया, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म होता क्या है, z इज इक्वल टू mod z टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो होता है पोलर फॉर्म। अब आपको mod z पहले निकालना होगा, तो mod z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया 2। अब आप ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, आपको देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप कहोगे सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा क्या होता है, tan इनवर्स mod y by x, यानी आपका जो थीटा होगा वो होगा tan इनवर्स mod y by x। y की जगह क्या है √3, x की जगह क्या है 1, यानी कि √3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 को आप लिख सकते हैं tan, √3 को आप क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई बाय 3। तो tan इनवर्स 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, tan इनवर्स 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पाई बाय 3। यानी आपका जो पोलर फॉर्म है वो एक झटके में निकल आया, z इज इक्वल टू mod z टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये क्वेश्चन खत्म भी हो गया। लेकिन आपने कहा कि सर अभी और क्वेश्चन कराइए, तो हम और क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ताकि आपको हर क्वाड्रेंट में पता पड़ जाए कि कैसे होना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा भाई, हमारी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। z इज इक्वल टू -√3 माइनस आई, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कहोगे सर पोलर फॉर्म होता क्या है, z इज इक्वल टू mod z टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। mod z कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि आया 4 का मतलब क्या आया
4 का मतलब 2, 4 का मतलब क्या आया 2, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। आइए देखिए जरा, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो भैया x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, वो होता है -पाई प्लस, ध्यान दीजिएगा भाई, -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय x। तो पहले आप क्या करेंगे, आप -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय x कैलकुलेट करेंगे, वही आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। चलिए, y की जगह क्या है, y की जगह -1, x की जगह क्या है -√3, और वैसे भी मॉड लगा होता है तो अंदर कुछ भी हो लेना ही तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो ये हो गया 1/√3। 1/√3 tan में क्या होता है, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6, यानी ये क्या हो गया -पाई प्लस π/6, tan इनवर्स से tan चला गया, यानी ये क्या निकल के आया -6 पाई प्लस पाई, यानी -5 π/6। ये आपका आ गया आर्गुमेंट। अब आप आंसर कैसे लिखोगे, आपका आंसर होगा z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। और बच्चों यहां पर थोड़ा सा और ध्यान से देखिए कि ये बन गया cos ऑफ माइनस थीटा, क्या होता है cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, होता है ना, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और ये हो गया -i sin 5/6, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, एक ही बार में एक झटके में आपने कन्वर्ट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। आपने और क्वेश्चंस करने हैं तो चलिए मैं और क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -2 प्लस 2i√3, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, करिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए सभी बच्चे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में खुद से कन्वर्ट करें, सभी बच्चे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में खुद से कन्वर्ट करें। z इज इक्वल टू -2 प्लस 2i√3। देखिए तो कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करें, सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ z लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो चाहे आप 2 का स्क्वायर लिखिए चाहे -2 का स्क्वायर लिखिए, बात तो एक ही है, ठीक है। चलिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 16, 16 यानी कि 4, ठीक। अब आप चेक करिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो तुम कहोगे सर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x होता है ना, तो उसका आर्ग्यूमेंट हो गया पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x। y की जगह क्या है 2√3, x की जगह क्या है -2, मॉड लगा है तो माइनस हो तो उसको हटा देना, तो ये सिर्फ क्या बचा है, ये बचा tan इनवर्स √3, तो √3 क्या बचेगा, √3 होता है tan 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है π/3, दिस इज पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 कितना होता है 2π/3, पाई माइनस π/3 कितना हुआ 2π/3, यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ गया z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होना चाहिए और उनको पोलर फॉर्म निकालने में किसी को अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि पोलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, कोई ये पूछे ना, सिर्फ करना वही है जो मैंने आपको सिखाया है, उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पोलर फॉर्म वाले हैं वो आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आखिरी में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सारा क्वेश्चन सभी आप ही लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, सभी बच्चों आप लोग को खुद ही करना है क्वेश्चन को। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो सभी बच्चे खुद करेंगे।
क्वेश्चन है बच्चों 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आपको इसे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आपको इसको किस में रिप्रेजेंट करना होगा, a + ib के फॉर्म में, तभी आप कर पाएंगे। और अगर a + ib का फॉर्म अभी भी आपको रिप्रेजेंट नहीं करने आता तो फिर हमारे साथ देखिए 1 + 2i अपॉन 1 ± 3 × i। तो बच्चों a + ib, ठीक है, c + id, ठीक है, कैसे बताया था, ac + bd अपॉन c² + d² प्लस i टाइम्स bc माइनस ad अपॉन c² प्लस d²। बोलो भाई ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? तो ये हो गया 1 - 6 अपॉन 10 -5/10। दिस इज -1/2 + 1/2i। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप मॉडुलस ऑफ z निकालिए। वो क्या होगा, /√ ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 1/4 + 1/4 कितना हुआ, 2/4। 2/4 का मतलब हुआ 2/4 का मतलब क्या हुआ, 2/4 एंड 1/2 नहीं 1/√2, ये आ रहा है बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, आप चेक कर लो एक मिनट, वो होता है पाई माइनस tan इनवर्स mod y/x। तो आपका हो गया पाई माइनस tan इनवर्स mod y/x। y की जगह हाफ है, x की जगह -½ है, डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड लगा है, मॉड का मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है। तो ये tan इनवर्स 1 को लिख देने का आप 1045 10 π/4, tan इनवर्स 10 π/4, उसका मतलब π/4 बचेगा। पाई माइनस π/4 होता है 3 π/4। तो आप सभी लोगों का आंसर आ गया होगा, z = mod z टाइम्स mod z ये है cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं अगले टर्म पे आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ऑलरेडी, तो आप ऐसा मत सोचिएगा भी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। अगले टर्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं लेकिन आज के टर्म पे जितना बचा है वो आप जरूर याद रखिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स को प्रॉपर तरीके से कॉपी में लिखिएगा। अगर कॉपी में नहीं लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि आपने पढ़ा क्या था। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, दोनों के नोट्स आप कॉपी में प्रॉपर बनाइए, लिखिए उसको।